हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन, काल विभाजन और नामकरण पर आधारित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए सवालों के ऊपर, जिसमें कि हमने सन 2000 से लेकर 2021 के बीच यूजीसी नेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी, केंद्रीय विद्यालय आदि परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को एक जगह कलेक्ट किया है, जिससे कि आपको आगामी परीक्षाओं में काफ़ी फायदा पहुंचने वाला है। इसलिए प्रश्नों की प्रकृति को हम देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन, काल विभाजन और नामकरण से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, लिखा गया कि हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये किसके द्वारा संपादित किया गया है हिंदी शब्द सागर? तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर देना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, कुछ बच्चे इसका आंसर रामचंद्र शुक्ल बता रहे हैं, कुछ हजारी प्रसाद द्विवेदी बता रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। श्याम सुंदर दास ने हिंदी शब्द सागर संपादित किया था सन 1922 ईस्वी में। ये कुल 4 भागों में है। वैसे आप लोगों ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका नाम से सुना होगा, जिसमें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ लिखा था, बाद में वही हिंदी साहित्य का इतिहास बन गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न यूं ही नहीं पूछा गया है, एक दृष्टिकोण से पूछा गया कि हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है किसका है? श्याम सुंदर दास का है। और ये नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा संपादित किया गया था, वहां से ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और इसके संपादक थे श्याम सुंदर दास। तो इसलिए इसको बहुत ही आपको माइनर तरीके से देखने की जरूरत है। तो उम्मीद है कि इसको आप नोट कर लिए होंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन बहुत सारे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसको आप जान गए होंगे कि हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है। सही जवाब है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इश्तवार दलाल लियुत्तर ऐंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना की थी, किसने की थी? ऑप्शन दिया गया कीथ, ग्रियर्सन, गारसतासी, गिलक्राइस्ट। तो इसका सही जवाब हो गया गारसतासी। अब ये कब प्रकाशित हुआ था, कितने संस्करणों में आया था, कितने भागों में, इस पर हमने एक विस्तृत वीडियो लेक्चर बनाया था, आप लोगों ने उसको देखा भी होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो हिंदी अनुवाद किसने किया था ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो आपने देखा कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन जब किया गया था तो शुरुआती में हिंदी में तो नहीं लिखा गया था, दूसरे भाषाओं में लिखा गया था, लेकिन कुछ हिंदी के विद्वानों ने उनका अनुवाद किया था। उसमें लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और किशोरी लाल गुप्त का बड़ा ही अहम रोल है। लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि इन दोनों में से कौन कौन किसके किसके इतिहास ग्रंथों का अनुवाद किया है। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 4 का है कि किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ द हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? पादरी FEK, पादरी एडविन ग्रीव्स, गारसतासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसको देखने के बाद आपको तुरंत लगा होगा कि ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इन्हीं दोनों में से हमें बताना होगा कि एक कोई है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया, आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया कि ऑप्शन बी है, पादरी एडविन ग्रीव्स नाम के जो इतिहासकार रहे, उन्होंने अंग्रेजी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के नाम से। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक, सन 1050 से सन 1375 तक, विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमें बहुत ही सावधानी से इसका जवाब देना है, क्योंकि कुछ इसमें तथ्य संवत में दिए गए हैं, कुछ तथ्य सन में दिए गए हैं। तो जल्दीबाजी यहाँ पर नहीं करना है, और बिल्कुल आप लोगों ने इसका सही जवाब दे दिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल
ने हिंदी साहित्य के आदिकाल की जो समय सीमा निर्धारित की है विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक निर्धारित की है। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। हो सकता है कि कई बच्चे जल्दीबाजी में ऑप्शन बी वाला भी रंग कर चले आए तो फिर दिक्कत है। तो साहित्य जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक है। इस पंक्ति के लेखक कौन है? साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। तो ऑप्शन दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास तो बहुत लोगों ने लिखा, गारसतासी से शुरू हुआ और चलकर हाल फिलहाल में निजाम माधव तक गया है। तो किसने इसको व्यवस्थित रूप दिया है? यहाँ पर मेन फोकस व्यवस्थित रूप पे। ऑप्शन दिया गया शिव सिंह सरोज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। तो इसका जो व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला प्रश्न है भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूर्व मध्यकाल किसने दिया है, और उनके दिमाग में जिसका नाम आ रहा होगा उसका नाम ऑप्शन में नहीं है, और इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो जाएगा कि किसने दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही जवाब है, बहुत सारे बच्चों ने दिया कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब। एक चीज आप देखेंगे, जब हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो उन्होंने जो नाम ब्रैकेट में लिखा हुआ वो दिया हुआ है। जैसे आप देखेंगे उसमें लिखा आदिकाल, तो फिर बीच में लिखा है ऐसे वीरगाथा का। ठीक है, पूर्व मध्यकाल तो उन्होंने लिख दिया है भक्ति काल। ठीक है, तो ये जो नाम सब दिया गया है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया है। तो इस चीज को बिल्कुल आप लोग क्लियर करके रखिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। मिश्र बंधुओं ने, तो जैसे ही मैंने मिश्र बंधुओं का नाम लिया आपके दिमाग में उन मिश्र बंधुओं का नाम जरूर आ गया होगा। ठीक है, और परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। ऑप्शन दिया गया संवत 1890 विक्रम, संवत 1925 विक्रम, संवत अलग अलग दिया गया है 1791 विक्रम, संवत 1889 विक्रम, संवत 1890 ईस्वी, संवत 1925 ईस्वी। ठीक है, संवत 1791 ईस्वी, सन 1889 ईस्वी। तो इसमें से जो ऑप्शन यहाँ पर सही है, सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन सही है। संवत 1890 से संवत 1925 के बीच मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा को माना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? तो मैंने जब इतिहास लेखन पर वीडियो बनाया था उसमें भी विस्तार से बताया था, और आप हमारा पुराना वीडियो देखेंगे जिसमें हमने बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को कैसे पढ़ें, तो उसमें भी इसका जिक्र किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो भूमिका में ही इसका नाम उन्होंने दे दिया है। तो पूछा जा रहा है हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो सही जवाब है, आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बता दिया कि श्याम सुंदर दास ने हिंदी कोविद रत्नमाला नाम से बुक लिखा था। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा, किशोरी दास वाजपेयी। तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हेमचंद काव्यानुशासन इस टाइप से उन्होंने ग्रंथ लिखा हुआ है। तो यही आपको प्रैक्टिस के माध्यम से सुधार करना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। कई बच्चे हेमचंद पे विश्वास कर रहे हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, किशोरी दास वाजपेयी। और देखिए यहाँ पर तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि सन 2000 ईस्वी से लेकर 2021 ईस्वी तक के अभी तक जो नवीनतम क्वेश्चन आए हैं सबको मैंने कलेक्ट किया है इस टॉपिक से संबंधित, और सब कुछ सही रहा तो इससे बाहर सवाल आने की संभावना बहुत कम है। लेकिन उन माइनर जो भी कंफ्यूजन है उनको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है।
चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान। इसका मैं ऑप्शन पढ़ूं। एक चीज मैं बता दूं, जैसे रोज रोज प्रैक्टिस करना तो ठीक है, लेकिन उसके साथ आपको सब्जेक्टिव अध्ययन करना भी काफी जरूरी है। नहीं तो प्रैक्टिस करते करते रहेंगे, बार बार वही गलती भी करते रहेंगे। तो इसलिए सब्जेक्टिव और प्रैक्टिस दोनों एक साथ आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलते हैं बात करते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जेसुआ केटलर, किशोरी दास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। तो इसका आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब बता दिया, ऑप्शन ए जेसुआ केटलर। और बड़े ध्यान देने वाली बात है कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ भी विदेशी ने लिखा और व्याकरण भी विदेशी ने लिखा है। तो दोनों चीजों को आप ध्यान में रखिए, बाद में आगे चलकर फिर यहाँ के लोगों ने भी लिखना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है कि अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ई के, मैक्स मूलर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया कि फ्रैंक ई के नाम के विद्वान ने अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर बुक लिखा था। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रखते हुए हमने कई एंगल से वीडियो बनाया है। जो बच्चे पुराने होंगे और सीरियस होंगे तैयारी को लेकर, वो जरूर उन सभी वीडियोज को देखे होंगे। और मैंने बार बार बताने की कोशिश की है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रकरण, उत्थान, इन सब में इतिहास ग्रंथ को डिवाइड किया है। तो अब यहाँ पर देखिए सवाल पूछा जा रहा है कि द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक है। 1893 से 1918, 1900 से 1920, 1885 से 1918, 1903 से 1920। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब है कि द्वितीय उत्थान का समय उन्होंने माना है 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी के बीच। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कुछ बच्चे करें कि सब्जेक्टिव आप ही तैयार करवाइए और कुछ देर बाद कहने लगेंगे कि आप ही एग्जाम में बैठ जाइए। चलिए अगला प्रश्न है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार से हिंदी को विभाषा कहना उचित नहीं है। ये किसका कथन है? ये कथन कई बार परीक्षाओं में आ चुका है और बड़ा ही चर्चित ये प्रश्न है। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ। कई बार तो इतना दूर ही प्रश्न आता है कि किसका कथन है ये। ठीक, कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा कहना उचित नहीं है। किसका कथन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, गार्सद तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, राजा लक्ष्मण। तो का जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी। मैंने बार बार आपको बताया कि जो गार्सद तासी थे, इन्होंने फ्रेंच में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा, लेकिन ये उर्दू के प्रोफेसर थे, उर्दू के जानकार थे, और अपने इतिहास ग्रंथ में उन्होंने हिंदी के लेखकों की अपेक्षा उर्दू को ज्यादातर शामिल किए हैं, और आंकड़ा उसका मैंने दिया भी था। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया, गार्सद तासी ने कहा था कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार से हिंदी को विभाषा कहना उचित नहीं है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है। इससे पहले आपने देखा कि द्वितीय उत्थान से संबंधित प्रश्न आया था, लेकिन यहाँ पर प्रथम उत्थान का समय माना गया है 1850 से 1885, 1857 से 1900 ईस्वी, 1868 से 1893, 1800 से 1850। तो जिनको द्वितीय उत्थान कंफर्म होगा वो प्रथम उत्थान के बारे में तुरंत बता देंगे कि जब द्वितीय उत्थान 1893 से शुरू हो रहा है तो प्रथम 1868 से लेकर 1893 ईस्वी के बीच में होगा। और बहुत सारे बच्चों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है। और अगला प्रश्न है कि पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नलिन बिलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कुछ ऐसे प्रश्न आपको दिखेंगे जो बच्चे लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही आसान प्रश्न होगा, लेकिन जो अपियरिंग में होंगे, पहली बार एग्जाम में बैठने जा रहे होंगे, और उनके लिए ये नया प्रश्न होगा। तो इसका जो सही जवाब है आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब बता दिया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कई बार ऑप्शन में बस इतना दूर नाम रहता है, गुलेरी ही रहता है, तो इसको भी ध्यान में रखिए कि चंद्रधर शर्मा का नाम उपनाम गुलेरी। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक है नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राजे, बच्चन सिंह। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आप लोगों के पास होगा भी, और ये क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं, तो सही जवाब हो गया बच्चन सिंह। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य इतिहास शीर्षक से किया है? तो इससे पहले भी एक प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। तो किशोरीलाल गुप्त ऑप्शन में थे, लेकिन यहाँ पर देखिए कैसे प्रश्न को नए तरीके से पूछा जा रहा है कि किशोरीलाल गुप्त ने किस ग्रंथ का हिंदी साहित्य इतिहास नाम से अनुवाद किया था। तो ऑप्शन दिया गया इस्तवार द लाल हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब पकड़ लिया कि चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब आप लोगों ने बता दिया कि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने किया था। और ताशी का भी आपने याद कर लिया और किसने किया है। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? इंद्रनाथ मदान, सुमन राजे, श्याम सुंदर दास, ममता कालिया। तो इसका जो सही जवाब है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा सुमन राजे। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है, यानी कि पुकारा है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से पुकारा है? ऑप्शन दिया है वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल, उक्त में से किसी नाम से नहीं। देखिए ऑप्शन डी इतना अच्छा इस बार दिया गया कि कई बार पूछा जाए, इसमें लिख दिया जाता है उपरोक्त में से कोई नहीं, लेकिन उक्त में से किसी नाम से नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया है और उन्हीं को मैंने एक जगह कलेक्ट किया है ताकि आप इस इकाई से किसी भी तरीके का प्रश्न आए तो कर लें। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, गद्य काल नाम से उन्होंने आधुनिक काल को कहा है। ठीक है, काल विभाग वाला उनका पोर्शन आप पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तो तुरंत आपको वहां पर पता चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन दिया गया 1934 में, 1913, 1910, 1900 ईस्वी में। तो आप लोगों ने बिल्कुल इसको याद करके रखा है कि मिस्र बंधु विनोद जो कि 4 भागों में प्रकाशित हुआ था और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखें और पहला, दूसरा, तीसरा कब प्रकाशित हुए वो भी आपके ध्यान में आना चाहिए, तभी ये सही रहेगा। अगला प्रश्न है कि कालक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। अगर कालक्रम के अनुसार देखा जाए तो कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, इस्तवार द लाल हिंदुस्तानी, मिस्र बंधु विनोद, तजकिरा ए सुवरा ए हिंदी। तो पहले तो ये जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं इनके लेखकों का नाम भी आपके दिमाग में आ गया होगा कि कौन कौन लिखा है, और आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बता दिया कि ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं श्री ब्रज रत्न दास, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, श्री कृष्णलाल, डॉक्टर दयानंद श्रीवास्तव। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 25 का कि गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इन्होंने वैज्ञानिक शब्द जोड़ दिया और इसी से आप लोगों ने याद कर लिया कि ये गणपति चंद्र गुप्त का है। कुछ बच्चों ने इसका ईयर भी बता दिया है, तो इससे पता चल रहा है कि उनकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो कोरिलेट करके हमेशा प्रश्नों को देखना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। तो इसका जो सही जवाब है आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब बता दिया कि फ्रेंच भाषा में लिखा। कई बार इसी फ्रेंच को फ्रांसीसी लिख देता है ऑप्शन में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों क्या है, एक ही चीज है। चलते हैं अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी पुनर्जागरण काल, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? छायावाद, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवाद। तो हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 27 का कि भारतेंदु युग को हिंदी पुनर्जागरण काल कहा जाता है। ठीक है, इसी से जुड़ता अगला क्रम है कि सुधार काल या फिर जागरण काल किस काल को कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सिया द तासी, रामचंद्र शुक्ल, मिस्र बंधु। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया कि
शुरुआत किसने किया था? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। ये थोड़ा सा आप लोगों को ठहर कर जवाब देने वाला प्रश्न आ गया। कुछ प्रश्न इसमें बहुत ही इजी हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि सन 2000 से लेकर 2021 तक के प्रश्नों को रखा गया है, तो उसमें कुछ कठिन क्वेश्चन होंगे, कुछ आसान होंगे। तो दोनों को मिला जुला कर यहाँ पर देखने की जरूरत है। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इसका जो सही जवाब हो गया, सारे बच्चों ने इसका लगभग सही जवाब दिया। इसका मतलब हिंदी साहित्य विमर्श को अच्छे से पढ़ लिए हैं आप लोग, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया था? देखिए प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राजसा कृत्या ने, वासुदेव शरण अग्रवाल ने। तो इसका आप लोग स्वप्न में भी रहेंगे तो भी सही जवाब बता देंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा था हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को। अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 31 का कि हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब बता दिया, मिश्र बंधु। और आपके दिमाग में तुरंत इसका प्रकाशन वर्ष भी आ जाना चाहिए। और इसमें 9 जो कवि हैं वो कौन कौन से हैं, इस पर हमने एक वीडियो लेक्चर बनाया है, उसको जरूर आप लोग देखिएगा। ठीक है, वो भी कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि हिंदी नवरत्नों में कौन सा कवि शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जाना माना प्रश्न कि मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है। मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधु कौन कौन से हैं? तो नाम दिया हुआ है चारों ऑप्शन में अलग अलग, और उसमें से एक ऑप्शन है जो कि सही है। तो आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया होगा, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम राम बिहारी मिश्र। तो आप लोग जानते हैं कि कौन से हैं। सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन बी, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ऑप्शन बी इसका क्या है सही जवाब। ठीक, गणेश, श्याम और सुखदेव तीन भाई थे, सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। संवत 1900 से 1950 विक्रम संवत, संवत 1925 से 1950, संवत 1925 से 1974, संवत 1900 से 1925। तो इस तरीके के प्रश्न को देखने के लिए आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही इतिहास ग्रंथ को देखना पड़ेगा। ये नहीं कि मार्केट में जो वन लाइनर किताबें हैं उनको लेकर आप परेशान हैं और सोच रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल का से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसमें ही दी होंगी। तो लिमिटेशन होती है किताबों की भी। तो इस तरीके से आपको रामचंद्र शुक्ल की किताब बिल्कुल अपने पास रखना है। और देख रहे हैं आप क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं, तो दोबारा जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो जरूर इन प्रश्नों को ध्यान में रखकर उसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 33 का जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, संवत 1925 से 1950 विक्रम संवत तक। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है? तो संवत में दिया गया है संवत 1050 से 1375, संवत 1375 से 1700, संवत 1700 से 1900, संवत 1900 से अब तक। तो इसका जो सही जवाब हो गया कि भक्ति काल, जिसको कि पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो समय इन्होंने दिया 1375 से 1700 ईस्वी। तो ऑप्शन इसका। अगला प्रश्न है कि साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है ये और परीक्षाओं में प्राय पूछी जाती रही है। साहित्य का इतिहास दर्शन के किसका ग्रंथ है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है नगेंद्र नलिन बिलोचन शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, नलिन बिलोचन शर्मा ने साहित्य का इतिहास दर्शन नाम से बुक लिखा था। अगला प्रश्न है रीतिकाल का समय था, रीतिकाल का समय था।
और जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन को आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही ये पूछा जा रहा है कि रीतिकाल का समय क्या था। 1050 से 1375 विक्रम संवत, 1700 से 1900 विक्रम संवत, 1375 से 1700 विक्रम संवत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो गया क्वेश्चन नंबर 36 का कि ऑप्शन बी 1700 से 1900 विक्रम संवत के बीच को रीतिकाल का समय माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया था? ध्यान में रखिए, इससे पहले प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल किसने कहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा है प्रारंभिक काल को। तो प्रश्न का उत्तर लगभग वही रहता है, लेकिन देखिए शब्दों का क्या हो रहा है, हेर फेर हो रहा है। प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो आप लोग सोते भी रहेंगे तो भी बता देंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, और उन 12 किताबों के आधार पर कहा था। वो 12 किताबें आपके दिमाग में बिल्कुल होनी चाहिए, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ाते हुए मैंने इसमें पूरा डिस्कशन किया है। जरूर उस वीडियोज को देखिए आप लोग, ठीक है। तो ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, कई बच्चे कहते हैं कि पूरा ऑप्शन पढ़ा करिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल साकृत्यायन, मिश्र बंधु। वीर गाथा काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा था? ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका भी सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल ने कहा था आधुनिक काल को गद्य काल। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया था? इसको लेकर बड़ा बच्चों में कंफ्यूजन रहता है। दो विद्वानों का नाम आता है, एक तो यहाँ पर मिश्र बंधु हैं और दूसरे हैं गणपति चंद्र गुप्त। तो आप देख रहे हैं कि विवाद से बचने के लिए गणपति चंद्र गुप्त को ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है यहाँ पर मिश्र बंधु तो है, लेकिन विवाद की स्थिति को खत्म करने के लिए गणपति चंद्र गुप्त को हटा दिया है यहाँ पर। लेकिन आप ध्यान में रखिए कि आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा था, और मिश्र बंधु इनसे पहले के हैं, तो मिश्र बंधु ही इसके हकदार हैं। बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखिए, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है कि आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया है? बीजवपन काल, आप लोगों ने बहुत बार इसको पढ़ा होगा और आपके दिमाग में क्वेश्चन बोलते ही आ गया होगा आंसर। ऑप्शन पढ़ देते हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य भगीरथ मिश्र। तो इसका जो सही जवाब है बीजवपन काल का महावीर प्रसाद द्विवेदी। थोड़ा सा इस ऑप्शन को टफ करने के लिए यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को रखा जा सकता था, लेकिन फिर भी जिसको क्लियर रहेगा वो सही जवाब दे देगा, जिसको नहीं क्लियर रहेगा फिर वो इधर उधर आंसर दे सकता है। तो इसका जो सही जवाब हो गया बीजवपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया था? रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया था? रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ मिश्र, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। तो रीतिकाल जैसे आदिकाल के बहुत सारे नाम हैं, वैसे रीतिकाल के भी बहुत नाम हैं। तो अलंकृत काल किसने कहा था? तो इसका जो सही जवाब है, आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा था रीतिकाल को। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? तो इसका आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे मैं आगे बढ़ूं, इसी बार यूपी टीजीटी या पीजीटी में एक सवाल आया था कि रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जा सकता है क्या? सुझाव किसने दिया था? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने सुझाव दिया था, बाद में लोगों ने उसका नामकरण भी कर दिया श्रृंगार काल, ठीक है। तो इसको भी जब हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़िए शुक्ल जी का, तो इस लाइन को बारीकी से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बात आपको याद आ जाएगी उस ग्रंथ को पढ़ते समय। सिद्ध सामंत काल हो गया। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास, गणपति चंद्र गुप्त। तो इसके जो सही जवाब है हिंदी साहित्य का अतीत, क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा है? ऑप्शन दिया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, मोहन अवस्थी। तो इसका जो सही जवाब हो गया हिंदी साहित्य का आदिकाल
दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन हो गया बी। अगला प्रश्न है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राय घूमता फिरता परीक्षाओं में आता रहता है कि इतिहास ग्रंथ में सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो गया कि जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला जो क्वेश्चन है उसको आप देखिए, बड़ा बस स्टोरी के रूप में पूछा गया है कि इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया। तो नाम दिया है राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। तो इस प्रश्न में आपको कई और तैयारियां भी हो गई कि किसका किसका कौन सा इतिहास ग्रंथ है, लेकिन सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इस भी इत्यादि आप अपने दिमाग में बिल्कुल रखिए, क्योंकि मैं बार बार लिखूंगा तो फिर कोई मतलब नहीं, आप अपने दिमाग में इसको सेव करते जाइए। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? ये देखिए, इस तरीके का ये इस पैटर्न पे लगभग हमको लग रहा है ये तीसरा या चौथा प्रश्न है इस टाइप का। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? वीर गाथा काल नहीं, वीर काल किसने कहा? ऑप्शन दिया गया है मिश्र बंधु, राहुल साकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो वीर काल कहा, सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने प्रथम काल को वीर काल कहा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1917, 1918, 1919, 1929। तो ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं, इसका सही जवाब हो गया 1929। ये रिवीजन के लिए भी, प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए लाभदायक है। बाकी ये सारे क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसी टाइप से प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा ऐसा युग्म है जो कि असंगत है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही जवाब हो गया क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब ऑप्शन सी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये क्या हो गया? बच्चन सिंह का हो गया, जबकि दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का पूरा नाम है, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? अब्दुल रईस खुसरो, अब्दुल खारिक खुसरो, अब्दुल फजल खुसरो, अब्दुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। तो इसका पूरा नाम क्या है अमीर खुसरो का? तो इसका जो सही जवाब है, कई बच्चों ने इसका सही जवाब बताना शुरू कर दिया है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है अबुल हसन। अच्छा, कई बार एग्जाम में इतना ही दूर ऑप्शन में रहता है, लेकिन इसमें पूरा नाम दिया है अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इंसा अल्लाह खां, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है नामकरण किसने किया, इसके पहले एक प्रश्न आया था कि पुरानी हिंदी ग्रंथ किसका, यह पुस्तक किसकी है? तो दोनों क्या है, सेम ही है, सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आज वो चीजें क्लियर भी हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे इस इतिहास ग्रंथ को रखे भी होंगे। पूछा जा रहा है कि इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? यहाँ पर देखिए, किसने नहीं लिखा है हमें बताना है। डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? अब जो बच्चे इसको सीरियसली नहीं पढ़ेंगे उनको लगेगा कि नगेंद्र तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे हैं। जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, डॉक्टर नगेंद्र, जिन्होंने की संपादित किया है। ठीक है, तो संपादित किया है, तो इसमें क्या है, फैक्चुअल चीजों को इसमें रख दिया, कोई दृष्टिकोण नहीं, जैसा कि रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का इतिहास ग्रंथ है, ये क्या है, मूल रूप से इतिहास ग्रंथ है, नगेंद्र का नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? काशी नागरी प्रचारणी सभा, जिसका नाम मैं ले रहा हूं तो आपके दिमाग में इसका प्रकाशन, इसका जो स्थापना वर्ष है वो आ गया होगा। और अब संस्थापक कौन कौन थे और उसमें से बताया जा रहा है कि नहीं है, हमें बताना है। श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र।
तो इसमें जो सही जवाब है कि नहीं है वो है ऑप्शन डी। बाकी यानी कि ऊपर के जितने तीनों नाम दिए गए हैं ये क्या है, संस्थापकों में शामिल रहे हैं। तो आगे की परीक्षा के लिए इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। तो इसका क्या हो गया सही जवाब ऑप्शन डी, उदय नारायण तिवारी ने हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, कई बार इसको उद्भव भी लिख देता है एग्जाम में, तो बस ध्यान में रखिए कि इस शीर्षक से उदय नारायण तिवारी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है। मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन दिया गया है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इसका जो सही जवाब है कि कौन नहीं शामिल है, तो ऑप्शन सी कृष्ण बिहारी मिश्र। इन्हीं का नाम बार बार इस तरीके के प्रश्नों में दे दिया जाता है, जब भी मिश्र बंधुओं से संबंधित आता है तो कृष्ण बिहारी मिश्र का नाम उसमें, हालांकि इसके पहले वाले विकल्प में राम बिहारी मिश्र था, ठीक है, और कई जगह तो रास बिहारी भी हैं, ठीक है। तो जो मन में आता है उसके पहले बिहारी, उसके बाद में बिहारी जोड़ देते हैं। तो ध्यान में रखिए कि ये तीनों भाई कौन थे, बिल्कुल याद हो गया होगा, बहुत सारे बच्चों ने फार्मूला भी बना लिया होगा। कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में नहीं है। अगला प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है। महेश दत्त शुक्ल, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, देवी दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। भाषा काव्य संग्रह, तो इसका जो सही जवाब हो गया कि ऑप्शन ए महेश दत्त शुक्ल ने। तो भाषा काव्य संग्रह जिसका कि प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ था, और हिंदी भाषा में पहली बार लिखने का प्रयास इसमें किया गया है। ये सब फैक्चुअल जानकारियां हमने पिछली वीडियो लेक्चर में आप सभी को दिया था। अगला प्रश्न है जो कि विकल्प के तौर पर हमें मिलाना है। तो आप देख लीजिए, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, और पूछा जा रहा है कि आलम किस काल के हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस काल के हैं, अमीर खुसरो किस काल के हैं, जायसी किस काल के हैं। तो ये सारे हमें मिलान करने हैं। तो आपने अपने बुक पे इसको मिलान कर लिया होगा कि कौन किस काल के है। बहुत सारे बच्चे अभी ऑप्शन की खोज में होंगे कि मैं नीचे करूं और ऑप्शन दिखाई पड़े तो फिर वो मिलाना शुरू करें, लेकिन जो तेज बच्चे होंगे तुरंत इसको मिला लिए होंगे। थोड़ा सा आपको पेपर वर्क भी करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो यहाँ पर सही नीचे ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, 57 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 3 4 1 2। कई बच्चे मिला लिए होंगे कि उनका कौन कौन सा सही है। तो सही जवाब हो गया 3 4 1 2। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी सूची मिलान वाला ही है। एक तरफ इतिहासकारों का नाम दिया गया है, दूसरे तरफ नामकरण से संबंधित है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा आदिकाल, राहुल साकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल। तो इसको मिलान करना था, ठीक। तो इसको मिलान करेंगे हम, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब यहाँ पर हो रहा है। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है। 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है। गोस्वामी तुलसीदास, नंददास, नाभादास, गोस्वामी गोकुलनाथ। तो आप दो चीजों देखते होंगे, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, दोनों के राइटर क्या है, एक ही है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो इतिहास लेखकों का नाम दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तो इसका जो सही जवाब है, चारों ऑप्शन में इसी तरीके से घुमा फिरा कर नाम दिया गया है। सही ऑप्शन जो हो गया ऑप्शन डी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है। तो ये प्रश्न आप देख रहे हैं कि एक तरीके से रिपीट हो रहा है, लेकिन ये ज्यादातर पूछा जाता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, कृष्ण बिहारी मिश्र। गारसद तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। इतिहास ग्रंथों का नाम दिया गया है और उनको हमें काल क्रम के अनुसार बताना है, जिसमें हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद, ये 4 नाम दिए गए हैं। इन चारों में से हमें कालक्रम के अनुसार बताना है।
तो आप चारों ऑप्शन देखेंगे तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि कौन सा इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 63 का बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दे दिया कि ऑप्शन डी, पहले मिस्र बंधु विनोद है, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, फिर हिंदी साहित्य की भूमिका। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैं इसका प्रकाशन वर्ष क्यों नहीं बता रहा हूँ, इतना बार बता चुका हूँ कि बार बार मैं ही बताऊंगा तो फिर क्या हो जाएगा, आप लोग लेजी हो जाएंगे। इसलिए आप लोग खुद अपने कॉपी पे इसको लिखिए, ठीक है, कि 1913, 1929, 1938, 1940, ठीक है, इस तरीके से लिखिए, जितना बार लिखेंगे उतना सही रहेगा। अगला प्रश्न है, मिलान करना है कि किसकी कौन सी बुक रही है, जैसे हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए था उत्तर भारत की संत परंपरा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो ये जब आप मिलान करेंगे तो आपको इसका पुट सही सही मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है, जवाब होगा, नीचे ऑप्शन दिया गया है, सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया 1862 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1883 ईस्वी, 1888 ईस्वी। तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर 1883 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। तो सहजयान के प्रवर्तक हैं, ऑप्शन दिया है सरापा, शबरपा, लुइपा, कढ़प्पा। तो इसका जो सही जवाब है, ये इसका सही जवाब है, सरापा। अगला प्रश्न है कि संदेश रासक के रचयिता हैं अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर, हेमचंद। तो संदेश रासक आदिकाल की बहुत ही फेमस रचना है और लगातार परीक्षाओं में पूछी जाती रही है हमेशा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है कि विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। तो ये थोड़ा सा नया प्रश्न आप लोगों को दिख रहा होगा कि कौन सी ऐसी रचना है विद्यापति की जो कि संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, कीर्ति पताका नाम की जो रचना है उसका संपादन अभी नहीं हुआ है विद्यापति की रचना का। क्वेश्चन नंबर 4 है, आत्मबोध किसकी रचना है। ये भी एक तरीके से नया प्रश्न होगा कि आत्मबोध किसकी रचना है। ऑप्शन दिया गया जलंधरनाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो आत्मबोध जो सही जवाब है, कई बच्चों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है कि गोरखनाथ की रचना है आत्मबोध, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। पंक्ति दी गई है कि माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये पंक्ति किस कवि की है, माधव हम परिणाम निराशा, सुंदरदास, विद्यापति, सूरदास, रसखान। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब है वो है कि ये पंक्ति है विद्यापति की। हालांकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ पर माधव लगा है तो दिमाग में आपके आ सकता है कि ये सूरदास का पद हो सकता है, लेकिन विद्यापति ने भी कृष्ण और राधा को आधार बनाकर रचनाएं की हैं, खासतौर से पदावली इसके लिए जानी जाती है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि माधव हम परिणाम निराशा नाम की जो पंक्ति है वो विद्यापति द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया डिंगल, अपभ्रंश, अवहट्ट, संधा भाषा। तो आपने अगर आदिकाल अच्छे से पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि सिद्ध कवियों ने किस भाषा का प्रयोग किया है। तो सही जवाब बहुत सारे बच्चों ने दिया है, सही है ऑप्शन डी, संधा भाषा का प्रयोग किया है। हालांकि ऑप्शन में जितनी भाषाएं दी गई हैं सब आदिकाल की भाषाएं हैं, लेकिन अगर सिद्धों की बात की जाए तो विशेष भाषा का उन्होंने प्रयोग किया जिसका नाम था संधा भाषा के नाम से परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है। जैसा कि आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुल 12
रासो ग्रंथों के आधार पर इसे वीर गाथा काल कहा था, लेकिन एक उसमें ऐसा ग्रंथ है जो कि रासो काव्य की जो मूल प्रवृत्ति वीर रस की रही है उसमें न होकर श्रृंगार रस में रही है। तो घुमा फिरा कर ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अलग ढंग से पूछा गया है कि वीर रस न होकर श्रृंगार रस की है। ऑप्शन दिया गया खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो, परमाल रासो। तो पहले तो पूरे रासो काव्य हैं और इनके रासो काव्यों का जब मैं नाम ले रहा हूँ तो आपके दिमाग में लेखक भी आ गए होंगे और इसका जो सही जवाब है वो भी कई बच्चे देना शुरू कर दिए हैं कि विशल देव रासो, जो कि वीर रस का काव्य न होकर श्रृंगार रस में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है। आल्हा खंड आदिकाल की बहुत ही फेमस रचना, परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती रही है। इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है, ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, परमाल रासो, विशल देव रासो, खुमान रासो, हमीर रासो। तो आल्हा खंड का दूसरा नाम था परमाल रासो, जो कि जगनिक द्वारा लिखा गया है। ये सब भी आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। कल हमने प्रैक्टिस सेट में चर्चा किया था कि कालक्रम के अनुसार इतिहास ग्रंथ कौन लिखा गया है, तो विकल्प के अंदर पूछा गया था। कई बच्चे उसको बार बार कमेंट्स कर कर कह रहे हैं कि ये ग्रियर्सन होना चाहिए थे यहाँ पर, लेकिन आप क्वेश्चंस के आधार पर ही विकल्पों का चयन करेंगे। अपने दिमाग में जैसे है, ये बात सही है कि सर्वप्रथम काल विभाजन करने का प्रयास ग्रियर्सन ने किया था, लेकिन विकल्प में भी हमें देखना पड़ेगा कि ग्रियर्सन है कि नहीं है। ठीक है, यही तो एग्जाम है, यही तो टेस्ट किया जा रहा है आपका। तो खड़ी बोली हिंदी में सबसे पहले किसने रचना करना शुरू किया था? तो ये आप सभी के लिए बड़ा ही इजी प्रश्न रहा होगा। सारे बच्चों ने आंसर बता दिया कि अमीर खुसरो इसका सही जवाब होगा। हालांकि ऑप्शन में दिया था जयसी, अमीर खुसरो, विद्यापति, भारतेंदु, हरिश्चंद्र। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है। परमाल रासो से संबंधित ऊपर एक सवाल आ चुका है, आल्हा खंड। अब यहाँ पर इस रचना के रचनाकार का नाम पूछा जा रहा है। कौन से हैं? नल सिंह भट्ट, जगनिक, हेमचंद्र, सारंगधर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब है, बिल्कुल आप लोगों ने सही बता दिया कि जगनिक नाम के जो कवि हैं वो परमाल रासो उन्होंने लिखा है, जिसको कि आल्हा खंड कहा जाता है और कई बार इसको आप लोगों को सुनने का भी मौका मिला होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये आपके लिए नया प्रश्न होगा, जो कि नया प्रश्न इस मामले में कि ये बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी यहाँ पर ध्यान रखिए कि हालात ये कन्हैया किसकी रचना है? पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। तो हालात एक कन्हैया किसकी रचना है? 11 का जो सही जवाब है, बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब दे रहे हैं कि अमीर खुसरो का। इसका मतलब आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और लगातार आप सही जवाब दे रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि राहुल साकृत्यायन ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? राहुल साकृत्यायन ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि राहुल साकृत्यायन ने एक पुस्तक लिखी है, हिंदी काव्य धारा। आपने जब इतिहास लेखन वाला वीडियो लेक्चर देखा होगा तो उसमें इसका जिक्र हमने किया है। उसी में इन्होंने स्वीकार किया है हिंदी का प्रथम कवि कौन। ऑप्शन दिए गए पुष्पदंत, हेमचंद को, सराहपा को, विद्यापति को। तो सही जवाब हो गया सराहपा। अगला प्रश्न है कि विशल देवरासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? विशल देवरासो जब मैं कह रहा हूं तो तुरंत आपके दिमाग में इसके लेखक का नाम आ रहा होगा, और अभी इस पर हमने चर्चा किया कि ये वीर रस का ग्रंथ न होकर श्रृंगार रस का है। तो किस शैली में लिखा गया है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया श्रृंगारिक, आख्यान, गेय, प्रबंध। तो इसका जो सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब है, श्रृंगारिक तो है, लेकिन श्रृंगारिक कोई शैली नहीं है। शैली पूछा जा रहा है कि किस शैली में लिखा गया। अगर रस पूछता तो आप बता सकते थे कि श्रृंगारिक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गेय शैली में ये लिखा गया है, यानी कि इसको गाया जा सकता है। ठीक है, आगे हम कभी बातचीत करेंगे कि काव्य के कितने रूप होते हैं, जिसमें कि काव्य क्या है, प्रबंध काव्य क्या है, खंड काव्य क्या क्या है, गेय पद क्या होते हैं। इस पे एक वीडियो लेक्चर जल्दी ही आएगा, तो चीजें और क्लियर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला प्रश्न है कि जय मयंक जश चंद्रिका के रचयिता कौन है?
जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? भट्ट केदार, नरपति नाल, नल सिंह, मधुकर कवि। तो जय मयंक जस चंद्रिका और एक और रचना है जयप्रकाश, ठीक है। तो जय मयंक जयप्रकाश जस चंद्रिका करके ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट होता है इन दोनों रचनाओं में, तो उसको भी आप ध्यान में रखिए, दोनों के अलग अलग कवि रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब है कि जय मयंक जस चंद्रिका के जो लेखक हैं वो हैं मधुकर कवि, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भविष्यत कहा, इसको कई जगह लिख दिया जाता है भविष्यत कथा के रचनाकार हैं। तो ये भविष्यत कहा या फिर भविष्यत कथा लिखा जाए तो दोनों एक ही रचना है। कौन है इसके रचनाकार? तो आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बताना शुरू कर दिया कि ये धनपाल, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है कि मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, मैथिली भाषा में लिखित प्राचीनतम कौन सा ग्रंथ है जो कि उपलब्ध है? ऑप्शन दिया गया कीर्तिलता, चर्यापद, ज्ञानेश्वरी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब है कि मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? ए इसका सही जवाब है। वर्ण रत्नाकर जो है वो भी मैथिली में लिखा है और बाकी पदावली इत्यादि आप जानते हैं कि मैथिली भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता है। तो इसको तो आप लोग आंख बंद करके तुरंत बता देंगे, बस इसको ध्यान में रखना है कि रंगने में इसका ध्यान रखना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? ये देखिए, अभी तक विद्यापति के 3-4 ग्रंथों के बारे में ही हम लिखित तौर पर जानते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि कुल कितने ग्रंथों की रचना विद्यापति ने की? ऑप्शन दिया गया 10, 12, 16, 14। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, उन्होंने कुल 14 ग्रंथों की रचना की है विद्यापति ने। तो विद्यापति केवल मैथिली में नहीं लिखते थे बल्कि वो संस्कृत में भी उन्होंने लिखा, ठीक है। अवहट अपभ्रंश में भी लिखा है, इसके अलावा मैथिली भाषा में भी लिखा है। तो इस तरीके से टोटल उनके ग्रंथों की संख्या 14 है। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार काव्य है, देखिए फिर से वही घुमाकर प्रश्न पूछ लिया गया है। ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा कि श्रृंगार काव्य कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है विशलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जय मयंक जस चंद्रिका। तो इसका जो सही जवाब हो गया भीषल देव रासो। कुछ बच्चे भीषल देव रासो को ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं, तो प्लीज आप लोग लिखना भी ठीक से शुरू कीजिए। कई बार इंटरव्यू में व्हाइट बोर्ड पर लिखने के लिए भी आपको मौका मिलता है, ठीक है। तो श्रृंगार काव्य भीषल देव रासो है। अगला प्रश्न है कि मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? तो बस ये टेस्ट किया जा रहा है कि आपने आदिकाल को ठीक से पढ़ा है कि नहीं, उसके फुटकल प्रकरण को ठीक से देखा है कि नहीं। तो अगर ठीक से पढ़ा होगा तुरंत आप बता देंगे कि विद्यापति। ये सब बहुत ही इजी तरीके के प्रश्न हैं, लेकिन ये चेक किया जाता है कि जल्दीबाजी में आप कोई आंसर गलत तो नहीं रंग रहे हैं, क्योंकि ये बाद में क्या होता है पश्चाताप करना पड़ जाता है कि हमने जल्दीबाजी में गलत आंसर कर दिया। वैसे परीक्षाओं में गलतियों का बहुत ही गंभीर संबंध रहता है, बिना गलती के कोई भी एग्जाम खत्म नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? कौन सी रचना पुष्पदंत द्वारा लिखित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21। ऑप्शन दिया गया महापुराण, अणय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु, पौम चर्यु। तो कौन सी ऐसी रचना है जो कि पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? नहीं पे हमें ध्यान देना है। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब इसका दिया कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सराहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सराहपा सिद्ध साहित्य, रासो काव्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। तो हमने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि आदिकाल पर आधारित हम लाइव क्लास प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना कि अगर 125 सवालों में आ जाए या फिर 100 सवालों में आ जाए फाइनली, तो हम वहां पर कंसंट्रेट होकर इसका सही जवाब दे पाए। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया कि सरापा का संबंध सिद्ध साहित्य से था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? शिलांकित कृति ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्राय परीक्षाओं में आता रहता है कि कौन सी ऐसी रचना है जो कि शिलांकित है, यानी कि पत्थर पे अंकित इसको किया गया है। शिलांकित
कौन सी रचना है? पाहुड़ दोहा, राहुल वेल, प्राकृत पेंगलम, वर्ण रत्नाकर। तो इसका जो सही जवाब हो गया वो हो गया ऑप्शन बी, राहुल वेल। तो आपके दिमाग में इसके राइटर का नाम भी तुरंत बैठ जाना चाहिए कि राहुल वेल किसने लिखा है, और ये शिलांकित कृति है। अगला प्रश्न है कि शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है, ऑप्शन दिया गया है नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, सुमितिगण रास, जयमंक जस चंद्रिका। तो शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? बिल्कुल सही जवाब आप लोग दिए कि भरतेश्वर बाहुबली रास नाम की रचना शालिभद्र सूरी ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? कल के प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था कि इनका पूरा नाम क्या है, अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है वो क्या है, और यहाँ पर उपनाम से सवाल पूछा जा रहा है कि उनका उपनाम क्या रहा है अमीर खुसरो का। ऑप्शन दिया गया तूतीय हिंद, तोता ए हिंद, सितारे हिंद, सर हिंद। तो बच्चों को इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है कि तोतीय हिंद नाम है, तोता ए हिंद नाम है, क्या है? सितारे हिंद और सर हिंद तो आपस में कट जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है कि उन्होंने अपने को खुद कहा था तूतीय हिंद। ठीक है, तो तोता ए हिंद नहीं है बल्कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है उपदेश रसायन के रचयिता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि उपदेश रसायन के रचयिता कौन है। ऑप्शन दिया गया जिन दत्त सूरी, जिन धर्म सूरी, शालिभद्र सूरी, धनपाल। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 26 का, आप लोग बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन ए, जिन दत्त सूरी ने उपदेश रसायन रास नाम से रचयिता पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश का, जैसा कि आप जानते हैं कि वाल्मीकि का संबंध संस्कृत कवि के रूप में रहा, उन्होंने रामायण लिखा, लेकिन बाद में उन्हीं की तरह अपभ्रंश में किसने राम कथा को आधार बनाकर रचना की है, और उसे बाद में अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाने लगा। ऑप्शन दिया गया है सरापा, पुष्पदंत, स्वयंभू, हेमचंद। तो सही जवाब है आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, स्वयंभू, जिन्होंने क्या लिखा? पौमचर्यु। अगर आपसे पूछा जाए कि पौमचर्यु की कथा वस्तु क्या है, तो वो राम कथा पर आधारित है। ठीक है, इसीलिए स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। कुछ बच्चे पुष्पदंत का नाम ले रहे हैं, लेकिन वो वाल्मीकि नहीं है, वो दूसरे कुछ हैं अपभ्रंश के, उनको भी माना जाता है, लेकिन वाल्मीकि हैं अपभ्रंश के स्वयंभू। अगला प्रश्न है कि किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? जैसे वाल्मीकि से रिलेटेड सवाल था, वैसे ही जयदेव भी संस्कृत के कवि रहे हैं, और इन्होंने काव्य शास्त्र में भी अपना बहुत काम किया हुआ है। चंद्रालोक इनका ग्रंथ आप जानते होंगे। बाद में अभिनव जयदेव, अभिनव मतलब नया जयदेव, आधुनिक जयदेव, किसको कहा गया, किस कवि को? तो वो ऑप्शन दिया गया विद्यापति, भवभूति, नरसिंह मेहता, रविदास। तो सही जवाब हो गया विद्यापति। और यहाँ पर पुष्पदंत, इसका जो बच्चे आंसर बता रहे थे, पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है, तो इसलिए बस तुलना की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। ऑप्शन दिया गया कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। तो व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? जब हमने शुरू में हिंदी का गद्य साहित्य पढ़ाया था, और उसमें मैंने इसका जिक्र किया था रामचंद्र तिवारी की बुक को पढ़ाते समय, कि व्याकरण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इस चीज को बिल्कुल क्लियर करके रखिए, कई बच्चे वर्ण रत्नाकर पर भी टिक लगा रहे हैं। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो कि दामोदर शर्मा द्वारा लिखा गया है, वो व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया है दामोदर पंडित, कवि आसगु, रोडा कवि, मेरुतुंग। तो प्रबंध चिंतामणि किसने लिखा? सही जवाब है ऑप्शन डी, मेरुतुंग। अगला प्रश्न है कि कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? ऑप्शन दिया गया है अवहट, अपभ्रंश, मैथिली, ब्रज। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 31 का,
कई बच्चे इसका सही जवाब दे रहे हैं कि ऑप्शन ए अवहट। तो ध्यान में रखिए कि विद्यापति की रचना कीर्तिलता है, वो मैथिली में नहीं है, ना अपभ्रंश में, बल्कि अवहट में। उसमें एक आप लोगों ने पंक्ति पढ़ा हो कि देशील बयाना सब जन मिठा ते तैसन अवहट्टा। तो उन्होंने कीर्तिलता में ही अवहट शब्द का प्रयोग किया है और उसी भाषा में लिखी गई है, और इसको कहानी भी कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि विद्यापति की किस रचना को कहानी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की है। अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुबन, मंझन। तो अवहट भाषा में रचना की है। तो अब इसको हमें विकल्प के अनुसार ही इसका सही जवाब देना है। तो आप देखेंगे कुतुबन और मंझन जो है ये क्या सूफी कवि हैं और इन्होंने अवधी भाषा का विशुद्ध रूप से प्रयोग किया। तो ये दोनों ऑप्शन अपने से कट जाएंगे। यहाँ पर जो सही जवाब है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब्दुल रहमान ने अवहट भाषा का प्रयोग किया है। तो इसको आपको विकल्प के अनुसार इसका आंसर देना है, ठीक है। इसको कीर्तिलता इत्यादि से जोड़कर नहीं देखना है, विकल्प के आधार पे आंसर देना पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु। तो इसका जो सही जवाब है आल्हा, आल्हा इसका कब गाया जाता है। तो सही जवाब है सी वर्षा ऋतु में, ठीक है। और आल्हा खंड जो कि दूसरे नाम से जाना जाता है परमाल रासो, जगनिक द्वारा लिखा गया है। तो ध्यान में रखिए आल्हा कब गाया जाता है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है। तो इसी से रिलेटेड ऊपर भी एक सवाल आया हुआ था जिसका कि सही जवाब आप लोगों ने बताया था। संधा भाषा किन रचनाकारों की भाषा रही है। ऑप्शन दिया गया बौद्ध सिद्ध, रासक परंपरा के कवि, संत कवि, जैन मुनि। तो क्वेश्चन देखिए कैसे घुमाकर पूछा गया है। कभी ये जो शब्द था संधा भाषा विकल्प में था, लेकिन आज ये प्रश्न के रूप में यहाँ पर दिख रहा है इस प्रश्न में। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा, पहली पंक्ति है जिसमें कि उन्होंने इस पंक्ति का जिक्र किया है। ऑप्शन दिया गया प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, या फिर पाली से। तो कई बार क्या होता है कि विकल्प में जो बड़े वाले ऑप्शन होते हैं वो सही हो जाते हैं और ये भी ठीक है, और बाकी अगर कंफर्म याद है तो आप इसको बता सकते हैं कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्राकृत के तीन, अगर मेरा व्याकरण वाला पोर्शन देखेंगे, भाषा विज्ञान का देखेंगे जिसमें हमने प्राकृत, पाली, अपभ्रंश के बारे में चर्चा किया है, तो प्राकृत की तीन अवस्था बताई गई है। पाली को प्रथम प्राकृत, फिर प्राकृत को दूसरी प्राकृत, और अपभ्रंश को तीसरी प्राकृत के रूप में देखा गया। सही जवाब है इसका सी। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। पुष्पदंत, स्वयंभू, सरहपा, सोमप्रभु सूरी। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी स्वयंभू। क्यों है, क्योंकि इन्होंने लिखा पौमचर्यु नाम का महाकाव्य जो कि रामकथा पर आधारित है, इसीलिए अपभ्रंश का प्रथम महाकवि इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य आप सपने में भी रहेंगे, सोए भी रहेंगे, तुरंत बता देंगे कि विकल्प में अगर पृथ्वीराज रासो है तो सही होगा। लेकिन यहाँ पर चकमा देने के लिए दो पृथ्वीराज दिया गया है, तो अब यहाँ पर आपको सावधान होना पड़ेगा, नहीं तो फिर बोल्ड होने का ज़्यादा चांस है, LBW भी हो सकते हैं। सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। जल्दीबाजी में कई बच्चे ए रंग कर आराम से बैठे रहेंगे, बाद में देखेंगे कि रासो तो यहाँ पर नहीं, या तो विजय हो गया, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसका सही जवाब क्या हो गया ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो। बाकी बहुत एक कठिन क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ऑप्शन में जल्दीबाजी में गलत हो सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है। वीर रस की कविताओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया। ऑप्शन दिया गया पिंगल, बुंदेली, डिंगल, प्राकृत। तो आमतौर पर
दो यहाँ पर चीजें दी गई हैं, डिंगल और पिंगल, इनसे प्राय सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों ने देना शुरू कर दिया है कि वीर रस से संबंधित जो भी रचनाएं होती हैं उसमें डिंगल का प्रयोग किया गया है। अब ये डिंगल पिंगल क्या है, इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। डिंगल का मतलब है कि इसमें अपभ्रंश रहेगा और प्लस राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ। इसको आप सामान्य रूप से याद कर सकते हैं, डर, इसी को याद करके रखिए। तो अगर डिंगल याद करके रखेंगे तो पिंगल अपने आप याद रहेगी। डर मतलब डिंगल, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि अपभ्रंश है और राजस्थानी। और पिंगल का मतलब है कि जिसमें कि ब्रज मिश्रित राजस्थानी हो, ठीक है। तो एक ही याद रखिए तब सही रहेगा। डिंगल का मतलब ऐसी अपभ्रंश जिसमें राजस्थानी का पुट हो, और पिंगल का मतलब है जिसमें ब्रज के साथ राजस्थानी मिली हो। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं आप, और आप लोग भी अपने से फार्मूले इत्यादि बनाए ही होंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं। शब्दानुशासन के लेखक हैं। कल के प्रैक्टिस सेट में आया था हिंदी काव्य, हिंदी शब्दानुशासन, लेकिन यहाँ पर केवल शब्दानुशासन पूछा जा रहा है और विकल्प में भी बदलाव है। तो यहाँ पर आंसर आपको विकल्प के आधार भी पर भी देना है। तो शब्दानुशासन के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद सरापा, स्वयंभू। चारों चार दिशाओं के ऑप्शन ले लिए गए हैं और इस तरीके के ऑप्शंस को हल करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सही जवाब आप लोगों ने बता दिया, ऑप्शन बी, हेमचंद शब्दानुशासन। लेकिन कल वाला जो अब हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में पढ़े हिंदी शब्दानुशासन, उसमें विकल्प काफी क्लोज थे और उसका आंसर जो था मैंने उसमें बताया था आपको। हाँ, पिंगल में यहाँ पर क्या होगा, ब्रज प्लस अपभ्रंश होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए। तो इसीलिए डिंगल को याद रखिए तो पिंगल का अपने आप याद रखेंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी किसकी रचना है? कई लड़के, कई बच्चे ऐसे हैं जो कि काकचेष्टबक को ध्यान से पूरा याद कर लिए थे और देख भी लिए थे। कई लोग हैं जो कि एक क्वेश्चन आगे ही देख कर तुरंत आंसर बता दे रहे हैं। तो इस जल्दीबाजी को एग्जाम में नहीं करना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अमीर खुसरो इसका सही जवाब है, ठीक है, खालिक बारी। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म संगत है? कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित है, संगत है? विशल देव रासु नरपतिनाल, कुमार रासु जगनिक, विजयपाल रासु चंद बरदाई, परमाल रासु दलपति विजय। तो हमें संगत बताना है, तो इसका जो सही जवाब हो गया ए, ऑप्शन इसका सही है। तो विशल देव रासु से लगातार आप देख रहे हैं कि अलग अलग एंगल से सवाल पूछे जा रहे हैं। कभी इसके विषय वस्तु से, कभी इसकी शैली से, कभी इसके रचनाकार से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? तो डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से? ऑप्शन दिया गया हरियाणवी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, अवधी साहित्य, मैथिली साहित्य। तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, इसके बाद इसका आंसर देना है। अभी हमने डिंगल के बारे में बताया भी आपको, ये ऐसी भाषा जो कि वीर रस में लिखी जाती है और अपभ्रंश प्लस राजस्थानी मिश्रित होती है, ठीक है। और पिंगल क्या है, उसमें ब्रज प्लस अपभ्रंश मिश्रित होती है। इस तरीके से डिंगल भाषा का संबंध राजस्थानी साहित्य से है। अगला प्रश्न है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन, जब आप इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो रासो शब्द को लेकर भी अलग अलग विद्वानों ने अपने मंतव्य व्यक्त किए हैं और लगातार उनसे भी सवाल पूछे जाते रहे। यहाँ पर सवाल पूछा गया कि रसायन का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन दिया गया तासी, पंडित राम नारायण दूंगड़, रामचंद्र शुक्ल, पंडित हरप्रसाद शास्त्री। तो इसका जो सही जवाब हो गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी। अगला प्रश्न है जो कि अनुक्रम को ध्यान में रखकर पूछा गया कि सही अनुक्रम कौन सा है? तो रचनाएं दी गई हैं, भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूली भद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर। ये चार रचनाएं हैं और इनको क्रम से हमें बताना है। ABCD में ये हैं, तो इनका जो सही क्रम है कौन सा है? तो इसका जो सही क्रम है क्वेश्चन नंबर 44 का पहला ही ऑप्शन इसका सही अनुक्रम है कि पहले भरतेश्वर बाहुबली रास है, फिर स्थूली भद्र रास है, नेमिनाथ रास है, संगीत रत्नाकर है। तो डिटेल से
हमने रचनाओं के सही अनुक्रम पर भी अलग से वीडियोज लेक्चर बनाए हुए हैं। अगर पुराने बच्चे उसको देखे होंगे तो अच्छी बात है, नए बच्चे जाकर उसको देख सकते हैं, वहाँ पर डिटेलिंग से मैंने पूरा इसका ईयर वाइज भी बताया है। आगे बात करते हैं, पूछा गया कि पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? ऑप्शन दिया गया 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। तो आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के जो भी महत्वपूर्ण कवि, लेखक, कहानीकार, आलोचक इत्यादि रहे हैं, उन पर हमने एक अनुक्रम वाला वीडियो अपलोड किया है चैनल पे, उसको खोज कर जरूर देखिए। आप आधे घंटे में पूरा देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, स्वयंभू सरापा से लेकर वर्तमान धूमिल तक का हमने उसमें जिक्र किया है। तो पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि हैं, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। और आप देख रहे हैं कि जो शताब्दियों का नाम दिया गया वो एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं, 7वीं, 8वीं, 10वीं, 11वीं। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो फिर आंसर कुछ का कुछ हो सकता है, लेकिन इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, 8वीं शताब्दी के माने जाते हैं पुष्पदंत। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन दिया है कुवलय माला, कथा, राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। ठीक है, तो इसका बस यही रचनाएं चारों में दी गई हैं, तो हमें इसका सही क्रम बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 46 का सब ए ऑप्शन सही है, कुवलय माला, कथा, राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न है, गोरखबानी के संपादक हैं। गोरखबानी के संपादक हैं। गोरखबानी यहाँ पर प्रश्न के तौर पर आया है, कई परीक्षाओं के सिलेबस में भी ये लगा हुआ है। तो यूपी हायर एजुकेशन में ये लगा हुआ है, इस चीज को ध्यान में रखिए जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं। गोरखबानी के संपादक कौन है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त, बड़थवाल। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल गोरखबानी के संपादक थे। अगला प्रश्न है, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोग, उक्ति है। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे लोग, उक्ति है अमीर खुसरो, कबीर, दादू दयाल, रहीम। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है अमीर खुसरो का है। ठीक है, चलते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है। इसके पहले खालिक बारी से संबंधित प्रश्न आया था कि किसकी रचना है, लेकिन इस प्रश्न में ही पहले बता दिया कि खुसरो की रचना खालिक बारी है। उसमें किस चीज का जिक्र किया गया है ये हमें बताना है। पहेलियों का संकलन है, मुकरियों का, कह मुकरियों का संकलन है, हो सकता है इसको मुकरियां भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, फारसी हिंदी शब्दकोश है, मनोरंजन परक रचना है। तो खालिक बारी क्या है? ये है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है कि फारसी हिंदी शब्दकोश है खालिक बारी। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए सवाल है खालिक बारी के संदर्भ में। अगला प्रश्न है कि किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? किस समीक्षक ने या आलोचक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? ऑप्शन दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, आनंद कुमार स्वामी, शिव प्रसाद सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका जो सही जवाब है, कई बच्चों ने इसका सही जवाब बता दिया कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, आनंद कुमार स्वामी ने इसे जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है पदावली। और ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिया गया है गोरखनाथ, जलंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोपी चंद्र। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, मत्स्येंद्र नाथ। कई बच्चे के निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है खुमान रासो, ढोला मारूरा दोहा, ठीक है, भरतेश्वर बाहुबली रास, जय मयंक जस चंद्रिका। इसका जो सही जवाब है कि भरतेश्वर बाहुबली रास, जो विशाल भद्र सूरी द्वारा लिखी गई रचना है, वो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना के अंतर्गत मानी जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि चारण साहित्य
किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो हमें ऑप्शन देखना है, उसी के आधार पर जवाब देना है। सिद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का, रासो साहित्य का। तो चारण साहित्य का दूसरा नाम क्या है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, रासो साहित्य को चारण साहित्य भी कहा जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि दो विद्वानों ने इसे चारण काल कहा था। पहला तो ग्रियर्सन ने कहा था और दूसरा जो नाम है राम कुमार वर्मा ने कहा था इसको चारण काल। इस तरीके से इसको आप लोग को रिलेट करके याद रखेंगे। और साहित्य की बात करें तो चारण साहित्य, क्योंकि आदिकाल में कई धाराएं चलती हैं, बाद में वही प्रवृत्तियों के रूप में उभर कर सामने आती हैं, तो उसमें रासो साहित्य जो है उसको चारण साहित्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? कई बार यहाँ पर काल लिख दिया जाता है, सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? और यहाँ पर लिखा गया है आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। राहुल सकृत्यायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बताना शुरू कर दिया कि इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, राहुल सकृत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा था। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं दो चीजें, सिद्ध है और सामंत, दोनों को कंबाइंड करके इन्होंने कहा सिद्ध सामंत काल आदिकाल को। अगला जो प्रश्न है, आदिकाल हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है, यहां पर हमें नहीं पर जोर देना है। ठीक है, कई बच्चे इसका सही जवाब दे रहे हैं, मैं सबके कमेंट्स को देख रहा हूं, कुछ बच्चों को लग रहा है कि वे कमेंट्स पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, बिल्कुल मैं ध्यान दे रहा हूं। जैसा कि जो पुराने विद्यार्थी होंगे, मेरे पढ़ाने की शैली से परिचित होंगे, नाम लेने में ज़्यादा टाइम जाता है और खास हमारा ध्यान है कि क्वेश्चंस देखें और उसका आंसर आप लोग खुद अपने लिए पढ़ें। ठीक है, किसी का नाम लेकर स्पेशली बोला जाए या फिर नाम लेने में ही टाइम जाया किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसलिए जहाँ पर मुझे लगेगा कि जिस क्वेश्चन पे हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, और जहाँ पर लगेगा कि सीधा सपाट है तो उसको हम केवल आंसर बताकर आगे चल जाएंगे। और जहाँ ध्यान रखना है, जैसे इस प्रश्न में देखिए आपको ध्यान में रखना है कि आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है, यानी कि नहीं पाया जाता है कौन सा साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य, नाथ साहित्य। तो बस हमें पढ़ने में ही तो ध्यान देना है, जल्दीबाजी में हम सिख साहित्य को भी सिद्ध साहित्य पढ़ देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इसका जो सही जवाब क्या हो गया, वो हो गया ऑप्शन सी, सिख साहित्य नाम का कोई ऐसी काव्य धारा आदिकाल में नहीं चलती। अगला प्रश्न है कि आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो इसमें वीर, श्रृंगार और नीति, तीन तरीके की प्रवृत्तियों की चर्चा की गई है। तो आदिकालीन साहित्य में पूछा जा रहा है कि प्रमुख रस कौन सा है, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रस कौन सा है, या फिर जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं किस रस पर आधारित हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं वो सबसे ज्यादा वीर रस से युक्त रचनाएं लिखी गई हैं, इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे वीर गाथा काल भी कहा है। और आपके दिमाग में आना चाहिए कि उन्होंने 12 ग्रंथों को आधार बनाया था, जिसमें 4 देशभाषा काव्य के और 8 रासो काव्यों पर आधारित ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों का नाम और रचनाकारों का नाम बिल्कुल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्तियां किसकी हैं? बहुत ही जानी मानी पंक्ति हैं, अगर आपने महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में रेगुलर क्लास किया होगा तो जरूर किसी न किसी अध्यापक ने आपको बताया भी होगा। और इसका सही जवाब आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया, अमीर खुसरो। यहाँ पर खुसरो लिख दिया है, लेकिन अमीर खुसरो को ध्यान में रखिए, उनका पूरा नाम ध्यान में रखिए, उनका संबंध कहाँ से रहा। अमीर खुसरो का संबंध पटियाली नामक एक गांव है, जो एरिया है, जो कि एटा जिला में। इसी तरीके से पटियाला एक क्षेत्र है जो कि पंजाब में है, लेकिन खुसरो का आप ध्यान रखिए कि कहाँ से हैं, पटियाली एटा से जुड़े हुए हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, ये एक तरीके से पहेली है, और इसका जवाब आप लोग जानते होंगे कि क्या है, आकाश में जो आकाश है।
चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया था? तो इसको केवल सुनते ही आप इसका सही जवाब बता देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। हालांकि जब ये फाइनली 125 या फिर उन 100 सवालों में आएगा तो आपको सावधानी से इसको टिक करना या फिर रंगना है, नहीं तो जल्दीबाजी में आंसर गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर भी ध्यान में रखना कि प्रारंभिक काल को, यहाँ पर देखिए कई बार प्रथम काल लिख देता है, कई बार प्रारंभिक काल लिख देता है, कई बार आदि काल भी लिख देता है। तो सब क्या है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के पूरक अर्थ वाले ही शब्द हैं। तो वीरगाथा काल नाम दिया रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है कि चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? देखने में ये सब क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे और लग रहा होगा कि बाएं हाथ के हैं, लेकिन बहुत बार ये क्या है कि इनमें गलत करने की संभावना भी ज्यादा रहती है। ठीक है, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज हमीर के, महाराज विशलदेव के, महाराणा प्रताप के, महाराणा पृथ्वीराज चौहान के। एक बार मैं बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिया है सन 2000 से लेकर 2021 के बीच में तमाम परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनका मैंने एक जगह कलेक्शन किया हुआ है। तो लेवल, आपको लेवल पे बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, या 2021 में बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया था तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल हार्ड हार्ड पढ़ें। कई बार जो स्लो क्वेश्चन होते हैं जिनको लगता है कि इसको तो मैं एग्जाम हॉल में कर लूंगा, लेकिन वही कई बार घातक साबित हो जाते हैं, इसलिए हर तरीके के आपको प्रश्न देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको कई ऐसे प्रश्न आएंगे जो कि आपको लगेगा कि देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि गोरखबानी ग्रंथ के संपादक हैं। गोरखबानी ग्रंथ के संपादक हैं, एक तरीके से आपका रिवीजन हो रहा होगा और पिछली बार भी प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन आया हुआ था, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि पीताम्बर दत्त बर्थपाल। दूसरा ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन बी। हालांकि ऑप्शन में गोरखनाथ, पीताम्बर दत्त बर्थपाल, रामचंद्र शुक्ल, राम नरेश त्रिपाठी, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। कई बार जल्दीबाजी में बच्चों को लग रहा होगा कि गोरखनाथ ही लिखे होंगे गोरखबानी, लेकिन उसका संपादन किसने किया? पीताम्बर दत्त बर्थपाल, जिन्होंने, ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले पीएचडी करने वाले विद्वान रहे हैं। अगला प्रश्न है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यही ऐसा प्रश्न है, आप देखेंगे जिसको आ रहा होगा तुरंत बता देगा, जिसको नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी इस क्वेश्चन में। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ऑप्शन दिया गया है, राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल साकृत्यायन ने। तो इसका जो सही जवाब हो गया ये ऑप्शन ए, राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगले क्वेश्चन पे बात करें। देखने में एक क्वेश्चन बहुत ही छोटा लग रहा है कि अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक क्या है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है। देखने में बहुत ही छोटा है, लेकिन अगर सटीक जानकारी नहीं रहेगी तो यही क्वेश्चन बहुत भारी भी पड़ सकता है। तो ध्यान में रखना है कि अब्दुल रहमान द्वारा लिखित जो संदेश रासक है वो किस काव्य रूप के अंतर्गत आता है? सही जवाब है इसका, आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया है कि खंड काव्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। आल्हा उदल का जिक्र किस ग्रंथ में किया गया है, उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, हमीर रासो। तो सही जवाब तो इसका आप लोगों ने बिल्कुल दे दिया है कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, परमाल रासो। और तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका जो दूसरा नाम है वो है आल्हा खंड। तो एक तो तुरंत मिल गया कि आल्हा खंड, आल्हा और उदल, दो वीर सरदारों की वीरता की लड़ाइयों का जिक्र किया गया है परमाल रासो के अंतर्गत। और इसके जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो हैं जगनित। तो ऑप्शन को देखते हुए, प्रश्न को देखते हुए आपके दिमाग में उससे संबंधित सभी तथ्य आ जाने चाहिए, तो तैयारी के प्रति मनोबल भी बढ़ता है और विश्वास भी बढ़ता है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न पूछा जा रहा है, देखिए ये ऐसा प्रश्न है कि बहुत लोग इसमें गच्चा खा सकते हैं, और कई बार तो बच्चे इस प्रश्न को लेकर कोर्ट तक पहुंच गए हैं कि नाथ पंथ के प्रणेता कौन है। इसको लेकर काफी विवाद की स्थिति रही है। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? ऑप्शन दिया गया, आदिनाथ, मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ, चुणकर नाथ।
तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब है कि नाथ पंथ के प्रणेता कौन है। छोटा सा प्रश्न है, न इसका कोई हार्ड लेवल है, न बहुत ही खराब लेवल है। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर क्या है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है गोरखनाथ। गोरखनाथ को माना जाता है नाथ पंथ के प्रणेता के तौर पर। हालांकि कई जगह इसको मच्छंदर नाथ के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन जो नाथ पंथ है, जो उसकी स्थापना हुई, जिसके वजह से नाथ पंथ को जाना जाता है, उनका नाम है गोरखनाथ। चलते आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं। खने खन नयन कोण अनुसरहीं, खने खन बसन धूल तन भरहीं। तो ये जो पंक्तियां हैं, इसकी जो भाषा शैली है, उसको अगर आप पकड़ लेंगे तुरंत इन ऑप्शन में दिए गए विद्यापति, बल्भाचार्य, विठलनाथ और निम्बार्काचार्य इत्यादि का नाम आप देखने के बाद तुरंत बता देंगे कि इसका जो सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है विद्यापति। ये जो पंक्ति दी गई है किसमें है, मैथिली भाषा। हो सकता है कि आगे परीक्षा में खने खन नयन कोण अनुसरहीं, खने खन बसन धूलि तन भरहीं, भाषा के दृष्टिकोण से पूछ लिया जाए कि किस भाषा में ये लिखी गई है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, आप लोग एक बार जरूर ध्यान में रखिए कि ये मैंने यूजीसी नेट यूनिट 2 और यूपी टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से ये प्रैक्टिस सेट मैं आप सभी के सामने लाया हूं, और कोशिश यही है कि सन 2000 से लेकर 2021 तक जो हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत सवाल पूछे गए हैं, वो सभी को इकाई दर इकाई हम कवर करें। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, उन ऑप्शंस के आधार पे दिया गया है कि शालिभद्र सूरी, पुष्पदंत, कनकामर, धनपाल। पिछली बार जब हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे तो उसमें अपभ्रंश का वाल्मीकि पूछा हुआ था, लेकिन यहाँ पर नया सवाल पूछ दिया गया अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है। तो इसका जो सही जवाब है, बिल्कुल आप लोगों ने इसका सही जवाब दिया कि पुष्पदंत को माना जाता है अपभ्रंश का भवभूति। ठीक है, और संस्कृत में अगर आप भवभूति को पढ़े होंगे तो इनको करुण रस के लिए जाना जाता है। एको रस करुण रस भवभूति के लिए। ठीक है, उत्तर रामचरितम इन्होंने लिखा है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है। देखिए, नए तरीके से सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा नाम है कि जो कि आदिकाल के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। ऑप्शन दिया गया है वीरगाथा काल, गद्य काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल। तो अगर आप लोगों ने आदिकाल का अध्ययन अच्छे से किया होगा तो तुरंत ऑप्शंस को आप पकड़ लिए होंगे, उसको बस सही से रंगने की जरूरत है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, गद्य काल। ठीक है, बाकी जितने भी नाम दिए गए हैं वो सब आदिकाल के लिए प्रयुक्त हैं। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है। कौन सा ऐसा कवि है जो कि आदिकाल के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन दिए गए चंद्रवरदाई, जगनिक, नाभादास, दलपति विजय। तो जो बच्चे पुराने होंगे, तैयारी बहुत दिनों से कर रहे होंगे, उनके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होंगे, बिल्कुल आसान होंगे। लेकिन चैनल से अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग आयु के बच्चे जुड़े हुए हैं, तो सबके दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन पेपर काफी इंपॉर्टेंट है, और कैसे प्रश्नों को हल करना है उसको भी आप लोग समझ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, नाभा दास। अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है। कौन सी रचना आदिकाल की है। तो ऑप्शन दिया गया है सूरसागर, विद्यापति, पदावली, बीजक, भ्रमर गीत। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, विद्यापति, पदावली। देखिए, यहाँ पर पदावली बहुत सारे लोगों ने लिखा, लेकिन यहाँ पर इंडिकेट करना पड़ा है क्वेश्चन पेपर में विद्यापति को जोड़कर। यानी अगर पदावली लिख देता तो फिर ये ऑप्शंस क्या हो जाता, थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता। लेकिन पेपर सेट करने वाले ने विद्यापति को जोड़कर ये प्रूफ करने की कोशिश की कि आदिकाल की जो पदावली है वो विद्यापति की पदावली के लिए ही जानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है विशल देव रासों के रचयिता कौन है। विशल देव रासों के रचयिता कौन है। जब मैं विशल देव बोल रहा हूं तो
आपका रिवीजन भी हो रहा होगा। पिछले प्रैक्टिस सेट में इससे बार बार एक सवाल आ रहा था कि ये किस तरीके का काव्य है। रासो काव्य वीर वीर रस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन विशल देव रासो उसमें से एक डिफरेंट तरीके का काव्य है जो कि श्रृंगार रस के लिए जाना जाता है। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि विशल देव रासो वो वही है जो कि श्रृंगार रस के लिए जाना जाता है। और इसके राइटर कौन है? ऑप्शन दिया गया है जगनिक, नरपतिनाल, भट्ट, केदार चंद बरदाई। तो इसका जो सही जवाब है, बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दे दिया कि नरपतिनाल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? देखिए, लगातार ये क्वेश्चंस अलग अलग दृष्टिकोण से पूछे जा रहे हैं। कभी नामकरण से कि आदिकाल का नामकरण जुड़ा हुआ है, या फिर कभी जुड़ा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर भाषा से पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा है कि जो कि आदिकाल से जुड़ा हुआ। तो बिल्कुल आप लोगों ने ऑप्शन देखा। कुछ बच्चे बीच बीच में कमेंट्स कर रहे हैं कि कथन का करा दीजिए, इसका करा दीजिए, उसका करा दीजिए। मैंने बिल्कुल कथन इत्यादि पे काफ़ी काम किया, आप लोगों ने उसको देखा भी होगा। प्लीज़ उसको पचाने की कोशिश कीजिए, घबराइए मत, ठीक है ना। और यहाँ पर मेरी कोशिश ये रहती है कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, उसको सॉल्व कीजिए। हो हल्ला नहीं करना है, शोर शराबा नहीं करना है। आपकी सफलता आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके जिले में खुद शोर मचाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं है कि हेलो दोस्तों, फलाना जुड़ गए, ढिकाना जुड़ गए, इस टाइप से मेरी बिल्कुल रुचि नहीं रही है। मैं आप सभी को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। उस चीज को बिल्कुल आप लोग देखिए। चलिए बात करते हैं कि आदिकाल की भाषा कौन सी है। आप लोगों ने बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब बता दिया कि डिंगल पिंगल। अब दोनों को एक साथ जोड़ दिया है तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा डिंगल क्या है। कल हमने बताया था कि अगर डर याद कर लिए हैं, डर मतलब कि अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी डिंगल है। ये इंटरव्यू में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि डिंगल से क्या समझते हैं, तो फिर आप वहां पर सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक को नहीं बता पाएंगे या नहीं बोलेंगे कि हमने सर रटा हुआ है। वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि डिंगल का मतलब है कि जिसमें अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी का प्रयोग किया गया हो, और पिंगल का मतलब है कि जिसमें ब्रज प्लस अपभ्रंश का प्रयोग किया गया होगा, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? ऑप्शन पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हेमचंद, स्वयंभू, रामचंद्र, सोमप्रभु सूरी। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? तो इसका जो सही जवाब है, आप लोगों ने बिल्कुल पकड़ लिया, स्वयंभू। तो जैसे स्वयंभू कहा जा रहा है, तो इनका समय कब से कब तक माना जाता है, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, और उन रचनाओं की विषय वस्तु क्या है, उनसे भी सवाल ज्यादातर पूछे जाते रहे। आगे के क्वेश्चन पे बात करें। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक, पद्धरी, रास, इहा। तो पहले तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आदिकाल में जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन जो छंद है इनका प्रयोग किया जाता रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी छंद का प्रयोग किया गया है तो वो कौन सा है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि पद्धरी। पद्धरी का प्रयोग ज्यादातर अपभ्रंश काव्य में किया गया है, ठीक है। समूचे आदिकाल की बात ना करें, अपभ्रंश काव्य की बात करें तो पद्धरी का प्रयोग किया गया है। इसको हम जब छंद का क्लास पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कड़वक क्या है, पद्धरी क्या है, रास क्या है, इहा क्या है, इसके बारे में बातचीत होगी। चलिए आगे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पुस्तक जल्लड़ हथ दे चली गज्जन नृपकाज में जल्लड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख किया गया है? विशल देव रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो। तो इसका जो सही जवाब है, आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब देना शुरू कर दिया है कि पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में यह बात कही गई है कि जो चंद बरदाई थे उन्होंने जल्लड़ को सौंपते हुए उसको कंप्लीट किया है जल्लड़ ने। कई बार ये भी सवाल आता है कि पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया है। अगला प्रश्न है, राजमती से रूठकर विशल देव कहाँ गया था? देख रहे हैं, विशल देव रासो से संबंधित एक नए तरीके का यहाँ पर प्रश्न आया है कि इसकी जो नायिका है विशल देव रासो की, राजमती, वो राजमती से रूठकर विशल देव कहाँ गया था? ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक, उड़ीसा,
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसके लिए आप सभी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, लाइन बाय लाइन, तो वहाँ पर खुद आपको इसका सटीक उत्तर मिल जाएगा। वैसे आपने वन लाइनर किताबों में भी इसको देखा होगा। तो पहले तो ध्यान में रखना कि विशल देव रासो श्रृंगारिक ग्रंथ है और उसकी जो नायिका है राजमती है और नायक विशल देव है, और इसमें उड़ीसा का जिक्र हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कुछ बच्चों ने इसको अच्छे से पढ़ा है कि 1 वर्ष तक उधर था, वो रूठ कर गया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विशल देव में रूठना मनाना इन दोनों का भी जिक्र किया गया है। तो राजमती विशल देव को बिल्कुल ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि रणमल छंद नामक काव्य के रचयिता है। रणमल छंद नामक काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया गया है जगनिक, मधुकर, भट्ट केदार, श्रीधर। तो इसके रचयिता कौन है? आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दे दिया कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, श्रीधर। बड़े दिलचस्प बात है कि एक दिन एक स्टूडेंट ने हमारे टेलीग्राम चैनल में एक मैसेज किया कि सर हमने श्रीधर को भी पढ़ा और श्रीधर पाठक को पढ़ा है। तो श्रीधर देख रहे हैं आप कि आदि काल के कवि हैं यहाँ पर, और श्रीधर पाठक जो हैं वो द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो दोनों नाम सेम दिख पड़ रहे हैं तो कई बार बच्चे कंफ्यूज से हो जाते हैं। तो श्रीधर नाम के जो कवि हैं उन्होंने रणमल छंद नाम का काव्य लिखा है, जो कि प्राय आदिकाल से जोड़कर देखा जाता है और सवाल पूछे जाते रहे हैं। और श्रीधर पाठक आधुनिक काल के कवि हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखिए। बाकी पीडीएफ अगर आपको मिल जाता तो आप रणमल छंद याद करके रखते श्रीधर को। लेकिन यहाँ पर आपको एक जरूर आपका ध्यान गया होगा कि सही बात है, श्रीधर आदिकाल में भी है और श्रीधर आधुनिक काल में है, बस पाठक का अंतर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अग्नि परीक्षा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीता ने अग्नि परीक्षा भी, आप लोग परीक्षा ही दे रहे हैं, उन्होंने अग्नि परीक्षा दिया था और उसके बाद उन्होंने जैन धर्म में दीक्षित हो गई वो। तो किस ग्रंथ में इसका उल्लेख किया गया? क्योंकि कवियों ने कल्पना भी की है। ऑप्शन दिया गया महापुराण, परमात्मा प्रकाश, भविष्यत कथा, पौंचर्यु। तो आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बता दिया कि पौंचर्यु में इस बात का जिक्र किया गया है कि सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई, उन्होंने शिक्षा ली। तो बहुत ही ये मार्के की बात है। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो सवाल है कि हिंदी साहित्य में 700 से लेकर 1400 ईस्वी, देखने में प्रश्न आप लोगों को बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन यही जब फाइनल एग्जाम में आएगा तो ये बहुत कठिन सवाल हो जाएगा, इसका ही स्टैंडर्ड बहुत हाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 700 से लेकर 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया था? तो अगर आदिकाल आपने ध्यान में रखा होगा तो तुरंत आप बता देंगे कि ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा था। सही जवाब है इसका चारण काल। वैसे ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, संधि काल, प्रारंभिक काल, चारण काल, अपभ्रंश काल। तो ग्रियर्सन ने, हो सकता है कि आगे परीक्षा में आपसे पूछ दिया जाए कि ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा था, उसका समय कब से कब तक माना था? तो 700 से लेकर 1400 ईस्वी के बीच में माना था। इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। जितने भी बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, सबके आंसर पर मेरी नजर है, बस मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। आप जानते हैं कि चिट्ठी पत्री वाला कार्यक्रम हो जाएगा। कोशिश यही है कि आप लोग अपने लिए पढ़ रहे हैं और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ हुआ है और मैं 1 घंटा बोलने की रोज आदत डालता हूँ, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो अपने लिए पढ़िए, इंजॉय करके पढ़िए और कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, तब आपको अच्छा लगेगा। प्रश्न पूछा जा रहा है 29वां कि निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? अभी हाल ही में बीएचयू रेट का एग्जाम हुआ था, उसमें एक बड़ा नया ढंग का प्रश्न पूछा गया था कि सिद्धों की संख्या 84 न मानकर धर्मवीर भारती ने उनकी संख्या कितना माना है? 18 के आसपास में माना हुआ है। आगे इस पर मैं बातचीत करूंगा कि एक नया प्रश्न इस समय एक्सपर्ट्स के दिमाग में आ रहा है। हम 84 बहुत याद किए हैं, अब पूछा जा रहा है कि किसने सिद्धों की संख्या 18 मानी हुई है, ठीक है ना। अब इस टाइप से भी अब सवाल धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। फिलहाल हम 84 सिद्धों को देखते हैं कि इसमें से कौन नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिद्धों के नाम के अंत में हमेशा पा लगा रहता है,
तो तुरंत आप लोगों ने पढ़ लिया इसको, सारंगधर। पूरी दुनिया पढ़ी है कि सिद्धों की संख्या 84 है, लेकिन अब ये 84 इतना बार आ चुका है कि अब जो एक्सपर्ट्स हैं, पेपर बनाने वाले हैं, उन्होंने एक नया प्रश्न खोज लिया है। आपने पढ़ा होगा कि धर्मवीर भारती, जिन्होंने गुनाहों का देवता नाम से उपन्यास लिखा, उन्होंने सिद्ध साहित्य पर भी काम किया है। आलोचनात्मक अगर आपने अध्ययन किया होगा तो एक बुक उन्होंने लिखी है, सिद्ध साहित्य। उस बुक के आधार पर अब सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए आप लोग। चलते आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जो मैं बात अभी सिद्धों वाली बताया हूँ, बहुत कम लोगों को ये जानकारी भी होगी जो भी ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे होंगे। चलते हैं आगे बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि आल्हा और उदल के चरित्र की वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि। अभी सेम टू सेम ऐसा प्रश्न आया था जो कि रचना पर आधारित था, लेकिन इस बार जो प्रश्न आ गया वो रचनाकार पर आधारित हो गया। ठीक है, तो इन्हीं एंगल्स को हमें देखना है कि एक ही प्रश्न कितने तरीके से आ सकता है। आल्हा उदल के किसने लिखा है, तो सही जवाब आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बता दिया कि ऑप्शन सी, जगनिक ने लिखा है। हाँ, विवेक कुमार बता रहे हैं कि वो सिद्ध साहित्य पर पीएचडी किए थे, तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पारंपरिक ढंग से सवाल पहले पूछा जाया करते थे, अब धीरे धीरे उससे उबाऊपन होने लगा है, इसलिए नए सवालों की खोज हो रही है और अब एक्सपर्ट्स की नजर धीरे धीरे सिद्ध साहित्य की तरफ चलते हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, देखने में प्रश्न देखिए बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। पंच पांडव चरित रास के रचयिता है। अगर आपको आएगा तुरंत इसको लगा देंगे, नहीं आएगा तो फिर आगे पीछे आप देखेंगे, फिर गर्दन भी ऊंचा करेंगे, दाएं बाएं देखना शुरू कर देंगे। आएगा तो तुरंत लगा देंगे। पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया गया शाली भद्रसूरी, आसगु, नरपति नाल, दलपति विजय। तो इसका जो सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब, बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब इसका बताया है कि शाली भद्रसूरी नाम के जो कवि रहे हैं, उन्होंने पंच पांडव चरित रास नाम से लिखा था। और इनकी एक और भी बहुत बेहतरीन रचना जो कि आ चुकी है, भरतेश्वर बाहुबली रास। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि स्वयंभू की कृति का नाम है, स्वयंभू द्वारा लिखी गई कौन सी कृति है? ऑप्शन में दिया गया पद्म पुराण, महापुराण, पाहुड़ दोहा या फिर पौमचर्यू। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका सही जवाब आप लोगों ने तुरंत बताना शुरू कर दिया कि स्वयंभू की कृति कौन सी है इसमें। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो गया पौमचर्यू। ये वही पौमचर्यू है जिसमें कि राम कथा को आधार बनाया गया है और बाद में बताया गया कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता ने जैन धर्म में दीक्षा ली थी। अगला प्रश्न है कि संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया है? देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाकर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसका आंसर पढ़ते ही आपके दिमाग में आ गया होगा, लेकिन प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है उसको आप ध्यान में रखिए। अब सीधे सीधे नहीं प्रश्न पूछा जा रहा है कि वीर गाथा काल किसने कहा है। अब देखिए उसके साथ उसका समय भी जोड़ दिया जा रहा है। तो इसलिए जब भी आप हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़े, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल, तो इस दृष्टिकोण से भी उसको देखने का जरूर प्रयास करें। इसका सही जवाब आप लोगों ने बता भी दिया है। हालांकि ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। इसने वीर गाथा काल कहा 1050 से 1375। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि ये यूजीसी नेट में अब इस तरीके का प्रश्न नहीं आता है, आपने ध्यान नहीं दिया। ये मैं यूनिट 2 आपको पढ़ा रहा हूँ जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास से रिलेटेड है, तो उसी के पोर्शन से है। क्योंकि यूजीसी नेट में 100 क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे आते हैं उनमें हमने बहुत विस्तार से चीज़ों पर चर्चा की हुई है, अलग अलग यूनिट को ध्यान में रखते हुए। तो हिंदी साहित्य का इतिहास से अगर सवाल बनेगा तो किस टाइप का सवाल बनेगा? ऐसा ही बनेगा। बाकी मैंने कवियों और रचनाओं के आधार पर और उनकी विषय वस्तु के आधार पर भी क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन फिर भी रिवीजन के दृष्टिकोण से आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए ये सारे क्वेश्चन काफी जरूरी हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया, बिल्कुल सही बच्चों ने दिया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था?
ये देखिए यूजीसी नेट के पैटर्न पर आ गया कि आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था। ऑप्शन दिया गया जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना, उपयुक्त किसी प्रकार का नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन आदिकाल में किया गया। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है। ये यूजीसी नेट में भी आ सकता है, टीजीटी पीजीटी में तो आया है। सारे क्वेश्चन मैं जितना करा रहा हूँ वो सब यूजीसी नेट से लेकर टीजीटी पीजीटी में सन 2000 से लेकर 2021 तक आ चुके हैं। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, कोई उद्देश्य नहीं था। तो पहेलियों और मुकरियों का क्या उद्देश्य रहा है, इसका जो सही जवाब है, बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया कि मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना उद्देश्य था अमीर खुसरो का। अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है। तो ये प्रश्न आप जब देख रहे होंगे और यूपी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस आपके पास होगा तो उसमें लिखा है आदिकाल की प्रवृत्तियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो प्रवृत्तियों को आधार बनाकर ये प्रश्न पूछा गया है। तो रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है। ऑप्शन दिया गया है आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन, युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन। तो इसमें हमें बताना है कि नहीं है। सही जवाब है, बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया इसका ऑप्शन सी। ठीक है, कृष्ण का हल्का फुल्का जिक्र विद्यापति के यहाँ आता है लेकिन ये मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत नहीं है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे। फिर वही ऑप्शन दिया गया खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, डिंगल पिंगल। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, डिंगल पिंगल में रासो ग्रंथ ज्यादातर लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है। यही प्रश्न आगे आ सकता है कि आदिकाल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है, या फिर आ सकता है कि प्रारंभिक काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है। ऑप्शन दिए गए पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी, रामचरितमानस। तो इसको आपको बहुत ही सावधानी से बस ऑप्शन देखना है, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। आपको बहुत ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करना है। अब मेहनत करना है कि अन्य रचनाओं को देख लेना है कि वो किस किस कालखंड से जुड़े हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं रही। तो वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। बड़े ध्यान देने वाली बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको बिल्कुल इसको जाली ग्रंथ कहा और अप्रमाणिक भी कहा, लेकिन ये भी कहा कि ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और चंद बरदाई जो है हिंदी का प्रथम महाकवि। आप लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना शुरू कर दिया होगा तो जरूर आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है। तो जैसे ही मैंने विद्यापति का नाम लिया आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि कौन सी उनकी भाषा है। ऑप्शन दिया गया पहाड़ी, मैथिली, अवधी, पिंगल। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, मैथिली भाषा में। हालांकि आपको ध्यान में रखना है कि विद्यापति संस्कृत में भी लिखते थे, अवहट्ट में भी इन्होंने रचनाएं की हैं और मैथिली में भी की हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन मैथिली का ही है तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी हो गया। अगला जो प्रश्न है कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है। अभी इसके पहले सवाल आया था कि स्वयंभू की कौन सी रचना है, लेकिन एक बार फिर से मोड़ लिया है यहाँ पर क्वेश्चन पेपर ने कि स्वयंभू की कौन सी रचना इसमें नहीं है। ऑप्शन दिया गया है पौमचर्यु, ऋठरेमी चर्यु, स्वयंभू छंद या फिर महापुराण। तो कौन सी रचना नहीं है, बिल्कुल आप लोगों ने इसका सही जवाब दे दिया कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि महापुराण नाम की जो रचना है वो स्वयंभू की नहीं है। बाकी ऊपर की जो तीनों रचनाएं हैं वो सब स्वयंभू द्वारा लिखी गई है। तो ध्यान में रखिए कि केवल पौमचर्यु को ये ध्यान में नहीं रखना है, हो सकता है कभी आ जाए ऋठरेमी चर्यु या फिर स्वयंभू छंद भी आ जाए। स्वयंभू छंद इसलिए नहीं ज्यादातर पूछा जाएगा क्योंकि आप तुरंत पकड़ लेंगे, कोई भी परीक्षार्थी होगा पकड़ लेगा, लेकिन ऋठरेमी चर्यु आने की ज्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, और पुष्पदंत ने लिखा था महापुराण। तो इस चीज को लिखिए, ध्यान में रखिए।
आगे बात करते हैं, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है और केवल ऑप्शन बदला हुआ है। भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदन बाला रास, नेमिनाथ रास, वसंत विलास। तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, भरतेश्वर बाहुबली रास। और जो इसके रचयिता हैं उसका भी नाम आ गया होगा, और इनकी एक खास रचना का नाम बीच में और आया हुआ था, वो भी आपके दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, पूरा इसको एकदम स्टोरी के रूप में आप लोग याद करते जाइए। ये दो बच्चे कमेंट्स में काफी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स टाइप की बात कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि वो इस प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि मजबूरी है, ऑनलाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मेहनत करेगा वो वही सफल होगा, जो इधर उधर की बात करेगा वो जीवन भर करता रह जाएगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। एक तो साधना नाम का है, अब वो मेल है कि फीमेल है मुझे नहीं मालूम है, और एक और है। चलते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। लोक भाषा काव्य 11वीं शताब्दी में कौन सा है? ऑप्शन दिया गया जयमंग जस चंद्रिका, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल, ढोला मारूरा दुभा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है 43 का, एक लोक भाषा काव्य में रचित कौन सा है? तो इसका सही जवाब, बिल्कुल कई सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनका ऑप्शन देखकर, और इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं कि जब उनका रिजल्ट आएगा तो खुद वही अपना नाम लेकर बताएंगे, उसी दिन का मुझे इंतजार है। रोज नाम लेकर क्या फायदा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बात करते हैं। सही जवाब इसका था ढोला मारूरा दुआ। इसके राइटर का भी नाम आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, और ये देखिए लोक भाषा में लिखा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि गोरखनाथ के गुरु का नाम है। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम है? लगातार ये भी प्रश्न आता रहता है। मत्स्येंद्रनाथ, गोपीचंद्र, चौरंगीनाथ, चुनकरनाथ। तो मत्स्येंद्रनाथ का कई जगह मच्छेंद्रनाथ नाम रहता है, कई जगह मच्छंदरनाथ भी रहता है, सब एक ही नाम है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? ऑप्शन दिया गया है पाणिनि, नागार्जुन, पतंजलि, सरहपा। देखने में ये प्रश्न इजी लग रहा होगा, छोटा वाक्य में है, लेकिन ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला है पाणिनि और पतंजलि को लेकर। तो इसका जो सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है पतंजलि के महाभाष्य में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस बार तो पूछ दिया पतंजलि को लेकर, लेकिन हो सकता है कि किसी एग्जाम में आप जाएं और वहां पर पूछ दे कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ है, तो उसमें अष्टाध्यायी का नाम रहे, उसमें महाभाष्य का नाम रहे, उसमें दोहा कोश का नाम रहे, उसमें और किसी रचना का नाम रहे, तो ध्यान में क्या रहेगा आपको? महाभाष्य। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धों का प्रथम कवि कौन रहा है? सिद्धों का प्रथम कवि, ऑप्शन दिया गया सरापा, कड़प्पा, गुडरिप्पा, सिरप्पा। तो इसका जो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन ए, सरापा को सिद्धों का प्रथम कवि माना जाता है। अगला जो प्रश्न है, अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? आप देख रहे हैं कि ये आदिकाल के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है, लेकिन ये आपके हिंदी व्याकरण के दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अवहट में शिक्षा शब्द के लिए क्या यूज होता है। ऑप्शन दिए गए शिक्षा, सिया, शिक्षा, सिखा। ठीक है, अलग अलग तरीके से यहाँ पर है। इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है कि अवहट में शिक्षा को शिक्षा कहा गया है। अगला प्रश्न है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जब मैं बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में तुरंत इसके राइटर का नाम आ गया होगा, दामोदर शर्मा का, और पिछली बार भी प्रैक्टिस सेट में ये आया हुआ था। ठीक है, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ किस तरीके का है? ऑप्शन दिया गया महाकाव्य है, गद्य काव्य है, छंद है, या फिर व्याकरण है। तो सही जवाब है इसका कि ये व्याकरण के अंतर्गत माना जाता है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्राकृत पैंगलम के रचयिता कौन है? प्राकृत पैंगलम के रचयिता हैं हेमचंद्र, स्वयंभू, वंशीधर, विद्यापति। तो प्राकृत को
ध्यान में रखते हुए बहुत सारी रचनाएं आदिकाल में की गई हैं। ठीक है, प्राकृत पैंगलम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है कि वंशीधर। प्राकृत व्याकरण नाम से हेमचंद्र ने लिखा है, उनको प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सारी रचनाएं प्राकृत प्लस जोड़कर लिखी गई हैं, लेकिन जब प्राकृत पैंगलम की बात की जाती है तो वंशीधर की चर्चा यहाँ पर सही है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां देखने को मिलता है? दो प्रश्न आपको अपभ्रंश से संबंधित आ गया। एक तो आ गया कि सबसे पहले उल्लेख कहां पर हुआ था, और सबसे पहले प्रयोग कहां पर हुआ, ये यहाँ पर सवाल पूछा गया है। और जिन बच्चों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बुक अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया होगा, अभी मेरी कोशिश है कि इकाई टू इकाई अभी मैं पिछले सन 2000 से लेकर 2021 तक के जितने क्वेश्चन आए हैं उन पर बातचीत कर लूँ। इसके बाद खुद मौलिक मेरा प्रैक्टिस सेट आएगा, जिसमें कि इतिहास ग्रंथों पर आधारित, कथनों पर आधारित और जो भी विषय वस्तु पर आधारित क्वेश्चंस रहेंगे। तो अभी आप लोगों को घबराना नहीं, अभी आप पुराने पेपर्स को देख लीजिए किस टाइप्स के आ रहे हैं, क्योंकि मैंने एक दिन आप लोगों को बताया था कि सिलेबस कुछ रहता है, क्वेश्चंस कुछ रहते हैं, पैटर्न लगता है कि बहुत कभी कठिन हो जाएगा, कभी बहुत ही सरल आ जाता है। तो परीक्षाओं के बारे में कुछ कहना बहुत जल्दीबाजी हो सकती है, इसलिए हमें आराम से ठहर ठहर कर देखने की जरूरत है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कह दिया है, राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में इसका प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है।